रील का एक ऐसा जादू आ गया है, नशा है, विषैला नशा है। मैं रचती पद मोहन आकर, सुन लो हर लोम मन पीरा, पारी है आंखों के तारे हो। चंद नोटों साड़ी के बदले, दारू के बदले, आए श्यामले नित भी जननी सुधारती। किताबों से जो मिलता है उसकी जगह मोबाइल यूट्यूब के वीडियो नहीं ले सकते हैं। कैसे नेताजी? जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं आपका अपना चैनल कविवाणी। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऋषिकेश झा हृदय से आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि शब्द सिर्फ लिखे नहीं जाते बल्कि वे जिए भी जाते हैं, और जब कोई साधक अपने जीवन को ही शब्दों की तपस्या बना ले तब उनकी रचनाएं केवल साहित्य नहीं रहती बल्कि समाज की चेतना बन जाती है। आज हम आपका परिचय एक ऐसी विलक्षण साहित्य साधिका से कराने जा रहे हैं जिनकी लेखनी ने न केवल हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं को समृद्ध किया है बल्कि अपनी सृजनशीलता, संवेदनशीलता और छंद साधना से हजारों साहित्य प्रेमियों के हृदय में एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। आज हम राजस्थान के सांस्कृतिक नगरी जोधपुर की हिंदी की व्याख्याता, एक प्रसिद्ध छंद साधिका, सजग समीक्षक, प्रखर कवियत्री, गीतकार, लघु कथाकार और कहानीकार। आपकी साहित्य साधना पारंपरिक काव्य तक ही सीमित नहीं है, मुक्तक, सयाली विधा तथा जापानी काव्य विधाओं में भी आपकी लेखनी समान अधिकार और सहजता से सृजन करती है। मन सीपी के मोती, छंद नील प्रभा और साहित्य अकादमी उदयपुर से स्वीकृत व्यष्टि से समिष्टि की ओर लगभग 15 पुस्तकों के माध्यम से आपने साहित्य जगत को अमूल्य योगदान दिया है। आपकी साहित्यिक यात्रा को बाल साहित्य अकादमी जयपुर द्वारा बाल मन की उड़ान के लिए सम्मानित किया है। इसके अतिरिक्त माही संदेश सम्मान, अंबेडकर साहित्य सम्मान, नारी गौरव सम्मान सहित 50 से अधिक राष्ट्रीय सम्मानों से आप अलंकृत हो चुकी हैं। वर्तमान में आप साहित्य साधक पटल की राष्ट्रीय सचिव के रूप में भी साहित्य की निरंतर सेवा कर रही हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के आपके डिजिटल तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं आदरणीय नीलम व्यास स्वयंसिद्धा जी का। मैडम, आपका कविवाणी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ऋषिकेश जी आपका और कविवाणी मंच का। नीलम जी, हर साहित्यकार का एक कहानी होता है। आपके जीवन का वह कौन सा क्षण था जब आपको लगा कि शब्द ही मेरी असली पहचान है? जी, एक बचपन का प्रसंग मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। मेरे पिताजी, मैं इकलौती बेटी उनकी, तो मुझे बहुत स्नेह से रखते थे। वो कहते थे कि मेरी बेटी बहुत बड़ी अफसर बनेगी, आगे जाके कुल दीपक बनेगी और परिवार का नाम रोशन करेगी। हमारे परिवार में सब कहते थे कि बेटी कैसे कुल दीपक बनेगी। फिर शादी हो गई, उम्र के 45 साल के बाद भी मैं सोचती, पापा जी एक्सपायर भी हो गए, कि मैं कैसे क्या करूँगी। हालांकि मैं लेखनी में लिख तो 20 सालों से हूँ, लेकिन जब मुझे लेखनी में मेरी बुक छपी और जब मुझे बड़े बड़े सम्मान मिले तो पापा जी का वो विश्वास, वो मुझे याद आया। और मेरी मम्मी ने कहा कि तू वास्तव में कुल दीपक बनी है बेटी, तूने दोनों कुल का गौरव रखा है। ससुर जी ने भी मुझे कहा कि हाँ, हमारी भी कुल दीपक हमारी बहू है। सफल गृहिणी भी है, कामकाजी महिला भी हैं। जी। तो क्या कभी आपके जीवन में ऐसा आया है, कभी मानसिक तनाव या ऐसा मन में विचार आया है कि लिखना छोड़ दिया जाए? यदि हाँ, तो फिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जो आपको पुनः लिखने के लिए मजबूर किया? मैं कवित्री और साहित्यकार होने से पहले एक मध्यम वर्ग की बेटी और बहू रही हूँ। फिर बच्चों की भी 2 बेटे हैं तो उनकी माँ रही हूँ। तो जब हम लिखते हैं तो उसमें इतना डूब जाते हैं कि आसपास के रिश्तों से और वातावरण से हमें थोड़ा सा अपना ध्यान अपनी रचनाओं में लगाना पड़ता है। अब चूंकि मैं पत्नी भी हूँ और माँ भी हूँ, बहू भी हूँ, संयुक्त परिवार में हम रहते हैं, तो परिवारजन को लगता है कि इसके लिए साहित्य और लेखनी सब कुछ हो गई, हमें ध्यान ही नहीं देती। तब मैं फिर कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, मुझे पहले अपना पत्नी धर्म है, अपना माँ का धर्म है, बहू का धर्म निभाना चाहिए। तो मैं कुछ दिनों के लिए इसको तर्ज देती हूँ कि छोड़ो ये सब, पहले जो प्रायोरिटी, मेरी प्राथमिकता मेरा परिवार है। तो मैं वो रिश्ते निभाने में लग जाती हूँ। 4-5 दिन 10 दिन तक नहीं लिखती हूँ
तो मैं कुम्हला जाती हूँ, मेरा मन मुरझा जाता है। अच्छा। मेरा मुंह उतरा हुआ देखते हैं तो बच्चे कहते हैं मम्मा क्या हुआ, या पति पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों मुरझा रहे हो, सब कुछ है फिर क्यों तकलीफ है। या मेरे ससुर जी जिन्होंने मुझे लेखन के लिए बहुत प्रेरित किया, 4 दिन बाद वो आके कहते हैं कि बेटा क्या बात है, आजकल गा नहीं रही, अभ्यास नहीं करी, क्योंकि मैं कमरे में छंद लिख के गाती हूँ करती हूँ। तो मेरे ससुर जी सुनते थे, तो वो फिर बुला के पूछते कि क्या हुआ, कुछ रौनक ही नहीं है घर में, क्या हुआ, तुम्हारा लिखना पढ़ना सब कहाँ गया। तो मैं कह देती कि सब बहुत हो गया, मैंने छोड़ दिया लेखन, नहीं करूंगी अब। तब फिर सब मुझे मनाते, कह रहे भाई तुम लिखो, तुम ऐसी उदास और मुरझाई भी रहोगी तो हमको ये वाली नीलम व्यास नहीं चाहिए, हमें तो वो खिलखिलाने वाली, गाने और गुनगुनाने वाली, हमको तो वो नीलम व्यास ही चाहिए। तब फिर मैं उन्हीं की प्रेरणा से, कहने से फिर लिखना शुरू कर देती। तो ऐसा मेरे साथ बार बार होता था। अभी रिसेंटली मेरे ससुर जी 1 साल तक बीमार रहे और फिर उनकी मृत्यु हो गई, तो वो सब बड़ा दुखद था, क्योंकि मेरे ससुर जी मेरे से पिता के समान थे, पढ़ाया लिखाया, मेरी रचनाओं को पढ़ते सुनते, मुझे मोटिवेट करते, अखबार की कतरने काट के उन्होंने फाइलें बना के रखी कि देखो मेरी बहू को ये सम्मान मिला है, यहाँ गई, मेरे मोमेंटो वगैरह सारे देखते, सब सजा के रखे उन्होंने। तो उनका बहुत मोटिवेशन था। उन्होंने कुछ काम भी बताया कि देखो ये तुम्हारे प्रोजेक्ट 4-5 बहुत जरूरी है, तुम्हें ये पूरे करने हैं। अब वो चले गए तो फिर मेरा मन टूट गया है, कह सकते हैं कि क्षणिक कुछ दिनों के लिए मैं जैसे डिप्रेस बहुत ज्यादा हो गई। तो मैंने कहा छोड़ो, कुछ नहीं है, जब खत्म ही होना है मनुष्य को तो फिर क्या लिखना। तब फिर मेरे को उनकी लिखी बातें याद आती। फिर बेटा कहता है कि मम्मा दादाजी ने कितना काम आपको बता के गया है, आप ऐसे निराश नहीं हो सकते, आपको लिखना पड़ेगा, दादाजी की खुशी के लिए लिखना पड़ेगा। तो फिर मैंने मेरे ससुर जी के लिए और मेरे पापा जी के लिए मैंने ये एक किताब लिखी। और मेरे हिसाब से ये साहित्य की दुनिया में अनूठी है कि निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज के लिए उसकी मृत्यु के पश्चात सरोज स्मृति लिखी, और मैंने मेरे दोनों पिताओं के लिए यह मुक्त छंद में लिखी है और अपने हृदय की श्रद्धांजलि को इसमें प्रकट किया है। तो यह किताब मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि इसी ने मुझे पुनः लेखन में लौटाया है, मेरे पुरानी वाली नीलम व्यास मुझे वापस बनाया है। मैडम इसी पुस्तक से कोई रचना है? कुछ कविताएं ऐसी हैं इसमें कि जिसमें दोनों पिताजी को संबोधित करके मैंने मन के उद्गार लिखे हैं। उस कविता का शीर्षक है मेरा आसमां। मेरे आसमां मेरे पापा जी, मेरे ससुर जी की थी परवरिश मेरी अपनी संतान की तरह, रही निश्चित सदैव अन्न धन भंडार भरे आपने, कोई परवाह नहीं राशन पानी लाने की, बस नया नया बनाना और सबको खिलाना, खूब खिलाना मनोहार से दिल से, क्यों कि आपको शौक था पापा जी। नित नए पकवान का थे अल्पाहारी, संतोषी सादगी भरा जीवन। अब मन नहीं होता, आप चले गए पापा जी, अब मन नहीं होता कुछ भी नया बनाने को। कौन कहे कुछ नया बनाओ, हल्का फुल्का नरम मुलायम गरम गरम, जो खा सके मेरे पापा जी। सूनी मेरी रसोई, सूना मेरा मन, सूना मेरा अंतस, नहीं रहा वो उत्साह और रूठ गए सारे पकवान। सूना सूना अंतर्मन करे पुकार, देखे चहुओर और पूछे कहाँ चले गए पापा जी। पर अब जीवन तो जीना है, सीख रहे हैं हम भी जीना आपके बिना पापा जी। आपने पिताजी के बारे में इतना अच्छा लिखा, ससुर जी के बारे में इतना अच्छा लिखा, तो अब जब माता जी की बात नहीं होगी तो ये कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए कृपया एक माता जी की भी रचना आप सुनाएं। जी, मेरी एक पुस्तक है अंतस के गीत। यह छंदों के अनुशासन के आधार पर लिखी हुई है। तो मेरे पिताजी तो रहे नहीं, लेकिन आज मैं जिस रूप में जैसे भी हूँ उसमें माता जी का योगदान है। माँ जिसने जन्म दिया, तो उन्हीं मम्मी को, माता जी को समर्पित किया। मैंने गीत लिखा है, कुकुप छंद में है। माँ पर कैसे गीत रचूं मैं, माँ ने मुझको रच डाला, रखा गर्भ में 9 मास मुझे, सींच लहू से है पाला, सींच लहू से है पाला। वसुधा की लकड़ी से बनती, धार कलम की लिख जाती, वसुधा की लकड़ी से बनती,
धार कलम की लिख जाती, सागर की स्याही से लिख दो मन झरने की मैं पाती, बने धवल पन्ने नभ के तो, बने धवल पन्ने नभ के तो, पत्र अनोखा मधुहाला, माँ पर कैसे गीत लिखूं मैं, माँ ने मुझको रच डाला, माँ ने मुझको रच डाला, माँ पर कैसे गीत सुनाऊं, ऋचा वेद पावन मोती, सुरले धड़कन में भर कर यूं लोरी गान सुना सोती, जिसके उपमा धरी ईस सम, जिसके उपमा धरी ईस सम, बुनती सांसों की माला, माँ पर कैसे गीत रचूं मैं, माँ ने मुझको रच डाला, माँ ने मुझको रच डाला, वेद पुराणों की वाणी कब लिख पाई महिमा माँ की, पच पच हारी गुरु मुनि भी तो हो पूर्ण कब स्तुति माँ की, कितना गहरा हृदय है मात का, ममता रस का है प्याला, माँ पर कैसे गीत रचूं मैं, माँ ने मुझको रच डाला, माँ ने मुझको रच डाला। हाल ही में मेरी छपी हुई पुस्तक है मीरा के अंतस की पीर, उसमें से मैं एक जो सवैया छंद है, शीर्षक है मीरा की विनती। हे जग पालक आन पड़ी चरणों सुध लो अब याचक मीरा, भोर भई नित स्नान करा लो प्रभु, लो पहनो कपड़े तन हीरा, होठ गुलाब सुहावत मंद, हसी नट नागर है मधुनीरा, मैं रचती पद मोहन आकर, सुन लो हर लो मन पीरा, मैं रचती पद मोहन आकर, के सुन लो हर लो मन पीरा, चाकर हूँ चरणों रख लो, सुन लो विनती प्रभु आकर मेरी, हो पति प्रीतम जी तुम मोहन, दीन दयाल बनूं तब चेरी, ये जग बंधन कसता है अब, छोड़ दिया बन जोगन तेरी, मोह तजा जग झूठ लगे मन, सौंप दिया करती नित फेरी, मोह तजा जग झूठ लगे मन, सौंप दिया करती नित फेरी। वाह मैडम, बिल्कुल भावपूर्ण रचना। और कोई रचना आपके इस पुस्तक से? जी, इसी में घनाक्षरी छंद में मैं आपको अपनी रचना सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल। अभी कवि सम्मेलन में घनाक्षरी छंद अति लोकप्रिय भी है, सुनिएगा। सूर घनाक्षरी छंद में, चेतना के पट खुले नैन श्याम प्रीत खुले, चेतना के पट खुले नैन श्याम प्रीत खुले, होगे कब दर्शन मीरा पुकारती, होगे कब दर्शन मीरा पुकारती, ज्ञान बोध दिव्य हुआ, ज्ञान बोध दिव्य हुआ, साची भक्त उर छुआ, ज्ञान बोध दिव्य हुआ, साची भक्त उर छुआ, एक निष्ठ साधना मेरे दया वारती, एक निष्ठ साधना मेरे दया वारती, जल दीप शिखा बन, जल दीप शिखा बन नेह प्रीति बाती तन, जल दीप शिखा बन नेह प्रीति बाती तन, एक टक देख देख मूर्ति निहारती, उम्र गुजारी सारी, उम्र गुजारी सारी, भक्ति है अटूट भारी, आए श्याम लेने तभी जनन सुधारती। मीरा के अंतस की पीर, जी। इसके लिखने के लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिला, जरा हमारे दर्शक इसको समझें, क्योंकि आपका जो पीहर है वो भी मीराबाई का क्षेत्रीय है। जी, मेरा पीहर जो मीराबाई मंदिर के पास ही घर है मेरा, मेरता सिटी में है मेरा मायका। तो बचपन से ही मैं मीराबाई के मंदिर जाती रही हूँ और वो मेरी आराध्या है। वहाँ के अध्यक्ष है श्याम जी सिखवाल, वो मेरे भैया के दोस्त है। तो उन्होंने कहा कि सुना है तुम्हारी बहन बहुत अच्छा लिखती है, लाओ मेरे पास, उन्हें मिलाओ मुझसे। तो मैं अपनी कुछ बुक्स लेके गई और उनसे मिलने गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरता की बेटी हो और अपनी
मीराबाई पर नहीं लिखोगे, ऐसा कैसे चलेगा? तो मैंने कहा ठीक है सर, लिखूंगी। तो उन्होंने कहा छंदों में लिखना, मुक्त में और गद्य में तो बहुत सारी हमारे पास ऐसी पुस्तकें आई है, लेकिन छंद में अपनी अनोखी स्टाइल होगी। और इस तरह से मैंने सोचा कि मैं भी अपनी यह पुस्तक लिखूं और मेरी जो आराध्या है मीराबाई, उनके प्रति मैं अपनी समर्पण और श्रद्धा भावना को प्रकट करूं। आपने छंद जैसा एक अनुशासन विधा को चुना हुआ है जी। आपने छंद को चुना या फिर छंद ने आपको चुना? गहरी बात तो यही है कि छंदों ने मुझे चुना है, क्योंकि मैं 20 साल से लेखन कर रही हूँ। 20 साल क्या, उससे भी ज्यादा हो गया। जब मैं बीएड कर रही थी तो बीएड में हमारे सर और मैम हमें प्रेरित करते थे कि तुम टीचर बनोगी और तुम्हें मंच भी संभालना होगा, बच्चों को भी हिंदी की टीचर बनोगी तो सिखाना होगा, तो कविता और गीत तो तुम्हें आना ही चाहिए। तो तब से मैं बस छोटी छोटी कविताएं लिखती और स्टेज पर प्रोग्राम में गाती, तो वो लोग मुझे वाहवाही मिली कि नहीं तुम अच्छा लिख रही हो। तो तभी से मुक्त छंद में ही मैंने लिखा है। लेकिन कोरोना काल में जब मैं व्हाट्सएप में बहुत सारे मेरे गुरुजन से मिली, बहुत सारे प्रोग्राम हुए वहाँ मैंने अटेंड किए। वाराणसी के भी हमारे गुरुजी हैं, वो वर्कशॉप चलाते थे, तो सब निःशुल्क में 5 साल की मेरी साहित्य साधना में उन्होंने मुझे खूब सिखाया। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं छंद लिखूंगी, लेकिन इतना सब लिख लिया है तो शायद छंदों ने ही मुझे चुना है। और उन गुरुजन का भी मुझ पर आशीर्वाद रहा कि जिन्होंने मुझे सिखाया, धैर्य रख रख के। बहुत बार गलतियां की, बहुत बार उनकी डांट सुनी, बहुत बार रोई, और कई बार तो कह भी देती थी कि गुरुजी आप तो इतना ज़्यादा सख्त हो गायन में कि ये लय है, ये राग है, ऐसे यति गति। तो फिर मैं रात को रो पड़ती थी कि अब कल से तो लिखना बंद, लेकिन स्वतः ही शायद माँ शारदे की अंतःप्रेरणा होती और मैंने सीखा है। मैडम, जब गुरु की बात हुई है सत्यदेव सवितेंद्र जी का, मैं चाहता हूं कि उसकी भी कुछ बात हो जाए। सत्यदेव जी सवितेंद्र जी को मैं पिता समान गुरु मानती हूँ, और मात्रा बाहर से वे भी सब लिखते हैं। उनका तो साहित्य भंडार बहुत बड़ा है, 72 से अधिक पुस्तकें लिखी, तो वे भी बड़े सख्त रहे हैं। मैं उनके पास व्हाट्सएप में रचनाएं भेजती तो वो कहते हैं कि एक बिल्कुल भी बिंदी मात्रा की भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो वो समय समय पर मुझे मार्गदर्शन करते रहे, मेरी किताबें पढ़ते रहे, कमियां बताते रहे, और वो कहते रहे कि अभी भी कुछ कमी है, अभी भी राग नहीं है। तो मैं सिर्फ यही विनम्र निवेदन करती कि गुरुजी आपके जैसा गीतकार बनना और लिखना मातृभाषा से तो मुझे बहुत समय लगेगा। ये जापान की जो मैडम काव्य विधा है, हाइकू, टांका, रेगा, जो इन विषयों पे आपका आकर्षण कैसे बना? इन 4 जापानी विधाओं पर मेरी यह पुस्तक छपी है, जिसका शीर्षक है सुरमई सांझ स्वप्निल सवेरा। सच्ची बात यह है कि मेरा बेटा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसने मेरी किताबें पढ़ी, तो वो बोला कि मम्मा ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो रहा है, तो कुछ नवीन विधाएं भी आप लिखिए। हाइकू उसने पढ़ी, उसको पसंद आई कि जो गागर में सागर हो, कम समय में पढ़ लेते हैं, और जो इजी भी रहे पढ़ने में, शब्द भंडार भी उसका ज़्यादा क्लिष्ट नहीं हो, युवा पीढ़ी उसे पढ़े और सीखे। हाइकू तो जोधपुर में काफ़ी लोग लिखते हैं, काफ़ी अच्छा भी लिखते हैं, लेकिन मैंने रिसर्च किया 1 साल तक, और हाइकू से आगे एक और लेखन की जापानी विधा है, तांका है, उससे आगे चौका है, और एक सेदोका। यह भी 5-7-5 मात्रा भार से ही है, तो इनको भी मैंने लिखा। देखकर लग रहा है पेजों की संख्या भी बहुत ज्यादा है मैडम। 276 के लगभग है। बहुत बड़ी पुस्तक है, मेरी सबसे बड़ी पुस्तक यही मैंने लिखी है, ज्यादा पृष्ठों वाली है। तो मैडम मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक आपके इस विधा से और इस पुस्तक से भी थोड़ा इनकी रचनाओं से परिचित हों। अभी हालिया में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई है समाज में कि बेटी की सुरक्षा को लेकर हम सब चिंतित भी है, तो बेटी को संबोधित करके मैंने चौका विधा जो जापानी है उसमें एक रचना लिखी है, सुनिएगा। कि खिली धूप सी होती है बेटियां ये, मन आंगन भरे नेह किरणें, फैले उजास बेटी से घर द्वारे, सांझ सकारे, बेटी तुलसी चौरा पावन घर, बेटी तुलसी चौरा पावन घर, बेटी खिली ओस सी मोती बिखेरे, बेटी मीठे बोलों सी रस गाकर, बेटी मलहम है रिश्ते जख्म, बेटी बरकत है लक्ष्मी रूपा, बेटी नील वितान घर की शान, बेटी हरित धरा उपकारी है, बेटी रत्न मंजूषा संस्कारों भरी, बेटी नीव जीवन की फले है घर, मत मारो बेटी को कोख में नर, कन्या भ्रूण हत्या को रोको अब तो,
कन्या भ्रूण हत्या को रोको अब तो, बेटी पढ़ लिख कर बने सहारा, बेटी नहीं है बोझ गलत सोच, आओ बेटी बचा ले धरा स्वर्ग बना ले। वाह, लाजवाब। और कोई रचना मैडम? एक हाइकू शैली में रचित है, धरती स्वयं सिद्धा धरती। धरती भी स्वयं को सिद्ध करती है। बिल्कुल। कैसे? नवीन शैली है, इसमें अनूठे अंदाज में मैंने अपने लफ्जों की बयानगी को प्रस्तुत किया है, सुनिएगा। भोर ताजगी सुखी सी दोपहरी, जीवन सांझ, पलाश फूले दहक उठे अंगारे, धरा केसरी, सोन परीसी सुबह सुहानी ये ख्वाबों से भरी। धरती माता के विभिन्न रूपों को इसमें बताया है। आई गोरैया चहके बच्चे देखकर करे स्वागत, मुंडेर सजी चिड़ियों से मेरी यूं जीवन खिला, तिनका लाई नीड़ को चिड़िया वो आशा से भरी, बाग बगीचे अब कहाँ है गूंजे बच्चों के बिना, मोबाइल ने छीन ली रौनक चुप चुप से, भूले खेलना लंगड़ी टांग गेंद टोली बनाना, टूटे पंखों से होती उड़ान कैसे यूं पूछे है पंछी, कटे पेड़ तो जीवन कैसे फले सोचो मानव, भूली कोयल गाना अमराई में वीरान दृश्य, नदी तालाब जले कमल वन भीषण दाह। अभी गर्मी भी बहुत ज्यादा है तो कमल वन भी सब जल गए। आग का गोला तप्त हरा जीवन जलती सृष्टि, स्वयं सिद्धा धरती, स्वयं सिद्धा धरती बंद धरा के जैसी, सुन ओ नारी, सुन ओ नारी बंद धरा के जैसी, स्वयं सिद्धा। धरती और नारी, धरती नारी अब हो ना शोषित, हो स्वयं सिद्धा, हो स्वयं सिद्धा। लाजवाब, बहुत तुलनात्मक अध्ययन धरती के साथ आपने नारी जीवन को दर्शाया है। जी, धरती और नारी को समान बताया है। एक और रचना है, आज के प्रजातांत्रिक समाज में चुनाव का जो परिदृश्य हम देखते हैं आसपास, उसी को व्यंग्य शैली में इसमें बताया है। और यह शैली है, जापानी शैली है सैदो का। घर घर जा वोट मांगे नेताजी, घर घर जा वोट मांगे नेताजी, है चिकनी चुपड़ी बातें उनकी, मगर मच्छी आंसू बहाते बातों में, हितैषी बने दोगले चरित्र ले, जन जन को लूटे, आए नेताजी चंद नोटों के बदले खरीदे है जनता, चंद नोटों के बदले खरीदे है जनता, करे घोटाले, वाह नेताजी, करे घोटाले लूटे जनमत को, घड़ियाल बने हैं मक्कारी भरी बोली आचरण में, लूटे बोली जनता, हाय बेचारी जनता, लूटे बोली जनता। कभी धर्म के कभी जात पात के नाम पे डाले फूट, दंगा फसाद हिंदू मुस्लिम भेद बहे है रक्त श्वेत, हिंदू मुस्लिम भेद बहे है रक्त श्वेत। हर घटना पे देखो करते सियासत, क्यों नेताजी प्रतिपक्ष आरोप, घटे विश्वास मजदूर किसान राजनीति तूफान। कैसे नेताजी सुनवाई हो जनता के हक में, सच्चे लोकतंत्र की सुनवाई हो जनता के हक में, सच्चे लोकतंत्र में उल्टी गंगा है, बहे लूट तंत्र में लुटती जनता है। गंगा उल्टी हो गई है कि बहे लूट तंत्र में और लुटती जनता है। देखो जनता, देना वोट है, देना वोट है सोच समझकर, मत बिको जनता लोभी बनकर, चंद नोटों साड़ी के बदले दारू के बदले यूं, चंद नोटों साड़ी के बदले दारू के बदले यूं, जागो युवाओं चेतन हो बदलो। युवा पीढ़ी को प्रेरित करें कि जागो युवाओं चेतन हो बदलो, राजनीति का रूप जन शासन, सच्चा लोकतंत्र हो जन जन के लिए, जन जन के लिए। आपकी जो बाल साहित्य पुस्तक है बाल मन की उड़ान, जी, इसके लिए आपको बाल साहित्य का
अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। जी जी, हमारे गुरुजी समितेंद्र जी है, उन्होंने ही मुझे कहा था कि एक अच्छी सी बाल पुस्तिका लिखो और ऐसी लिखना जो मात्रा भार के हिसाब से हो। तो जवाहरलाल नेहरू अकादमी ने इसे पांडुलिपि भेजकर इसे छपाया था। तो उन्होंने कहा कि ऐसी होनी चाहिए कि जो सबसे अलग हो और रागपूर्ण और गेयपूर्ण गा भी सके। हमारे भारतीय समाज में श्री कृष्ण और यशोदा मैया का जो प्रेम है, ममता वात्सल्य है, वो जन जन की वाणी उस प्रेम को दोहराती है, गाती है। मैंने इस माहिया छंद में बिल्कुल सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है। तुम कितने प्यारे हो, तुम कितने प्यारे हो, मैया वारी है आँखों के तारे हो, मैया वारी है आँखों के तारे हो। देखे मुन्ना एक टक हो, देखे मुन्ना एक टक, फूल खिले सुंदर रंग खिले चटक मटक, फूल खिले सुंदर रंग खिले चटक मटक, बड़े बड़े नैना है टुकुर टुकुर देखे लूटे मन चैना है, टुकुर टुकुर देखे लूटे मन चैना है। मुन्ना है गोलू सा, मुन्ना है गोलू सा, ठुमक ठुमक नाचे चुनमुन है भोलू सा, ठुमक ठुमक नाचे चुनमुन है भोलू सा, नाचे ताता थैया हो, ताली बजा बजा गाती जब मैया हो, ताली बजा बजा गाती जब मैया हो। हम बच्चे निर्मल है, अब बच्चे खुद के बारे में माँ से क्या कह रहे हैं? हाँ। कि हम बच्चे निर्मल है, बसते ही में प्रभु सरस मधुर निश्चल है, हृदय में बसते प्रभु सरस निश्चल मधुर ये है। बहुत बढ़िया मैडम। अब इस कविता के सुनने के बाद मैं एक सवाल बीच में वैसे ही करना चाहता हूँ, अपनी जिज्ञासा शांत करने करना चाहता हूँ। तो जब आप बाल कविता लिखती हैं तो एक बार आपके मन मस्तिष्क में बालपन में जाना पड़ता होगा, तभी ये चित्रण हो सकता है। जी, हमारा भी बचपन हमको याद आता है और हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे बेटे, तो वो भी अब उनका भी बचपन मुझे साथ साथ में याद आता है। जी, ये एक कविता है झिलमिल तारे। प्रकृति के जो झिलमिलाते तारे जब दादी और नानी उन्हें छत पे ले जाके दिखाती है, मम्मी और पापा दोनों नौकरी करते हैं, तो बच्चों का बचपन लुप्त होता जा रहा है। तो वो बच्चे तारों को देखकर किस तरह से खुश होते हैं, तो बच्चों के मनोभाव को, बाल मनोविज्ञान को मैंने इस मेरी एक छोटी सी इस कविता में बताया है। यह भी घनाक्षरी छंद में ही है। झिलमिल है ये तारे, झिलमिल है ये तारे, देखो है कितने सारे, टिम टिम चमके है देख मुस्कुराइए, टिम टिम चमके है देख मुस्कुराइए, गोल गोल चंदा मामा। बाल जो छवि है वो हमारे सामने आती है कि बच्चा यूं मटक मटक के कहता है, गोल गोल चंदा मामा तारों भरी रात खिले, गोल गोल चंदा मामा तारों भरी रात खिले, चांदनी की चादर को ओढ़े इतराइए, चांदनी की चादर को ओढ़ इतराइए, एक जगह ना टिके,
एक जगह नाटिके भागे यहाँ वहाँ देखो, जगमग जगमग झूमे ठिलाइए। बच्चों को जो चंदा और जो तारे हैं वो खुद के जैसे दिखते हैं। बच्चे भी एक जगह नहीं टिकते हैं और तारे भी इधर से उधर घूमते हैं। तो वो वापस कहता है कि एक जगह नहीं टिक के भागे देखो यहाँ वहाँ, जगमग जगमग झूमे ठिलाइए। टीना रीना रोज देखे, उनकी सखी सहेलियां हैं, उनके बारे में कहते हैं, टीना रीना रोज देखे तारों की बारात सजे, नभ सज जाता सारा मन मचलाइए, नभ सज जाता सारा मन मचलाइए। मैडम एक तरफ तो शिक्षण विधा में आप हैं और वहाँ पढ़ाना बच्चों को और साथ में कविता लिखना, कौन सा काम सरल लगता है? जी, कविता लिखना तो ज्यादा सरल है, क्योंकि कविता शिक्षक बनने से पहले से ही मैं लिख रही हूँ, मेरे हृदय से निकली है। जब मैंने अभी जैसे पहले बताया कि बीएड कर रही थी, तब हमारे जो शिक्षक जन ने कहा कि लिखो, गाओ, गुनगुनाओ, ताकि बच्चों को मन से बांध सको। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सिर्फ एक हम पढ़ाएं और बच्चे सुन ले, वो इतना उपयोगी नहीं होता है। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेरा लिखना और मेरा गाना और शिक्षक का जो काम है, सब घुल मिल गए आपस में। सब उद्देश्य एक ही था, लेकिन उसी क्रम में सभी आ गए। जी जी बिल्कुल। मैडम आपको 50 से अधिक राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। जी। लेकिन अगर निष्पक्ष रूप से आपको चुनना पड़े, सम्मान का सुख या फिर सृजन का संतुष्टि? जी, मैं सृजन की संतुष्टि को चुनना चाहूंगी। सम्मान तो एक सामाजिक रीति रिवाज समझ सकते हैं कि हमें मिला है तो हमें और ज्यादा हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि और अच्छा करें, वो प्रेरणा है। लेकिन जो अंतस से जो बात आती है सृजन की, वो सृजन का सुख और सृजन की संतुष्टि, वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कि एक महिला के लिए अपने भावों का उद्गार करना आज के जमाने में बहुत जरूरी हो गया है। आज आधुनिक युग में बहुत सारी समस्याएं हैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो पारंपरिक परिवारों में कहा जाता है चुप रहो, कम बोलो, धीरे बोलो। तो यही चीज उसके अंतस में जमी हो जाती है और वो अंदर ही अंदर 20 साल की, 40 साल की, 50 साल की हो जाती है, घुटती रहती है। अभिव्यक्ति का मंच सृजन के द्वारा होता है। सोशल मीडिया ने ये अवसर दिया है कि हम जो लिखते हैं तो हमें मंच मिला, और कवि सम्मेलन में भी मंच मिलता है। तो एक सामान्य नारी जो अब तक घुटती आई है, वो अगर अच्छा लिखेगी, अच्छा बोलेगी, तो मन की घुटन भी दूर होगी, सृजन की संतुष्टि भी होगी और उसके अस्तित्व को पहचान भी मिलेगी। वाह। तो जब आप लिखने बैठती हैं तो पहले भाव आता है या पहले छंद स्वयं बन जाता है? पहले भाव आता है। भाव आता है जी। बहुत सारी हमारे समाज के आसपास की घटनाएं हैं, जब हम अखबार पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमारा हृदय दुखी हो जाता है मन, और 2 दिन 3 दिन तक हम उसके बारे में सोचते हैं। क्या होता है कि जो कवि और साहित्यकार होते हैं वो बहुत संवेदनशील होते हैं, और महिलाएं तो ज्यादा ही भावुक और संवेदनशील होती है। तो वो चीज हमारे दिल को छू जाती है, तो हम उसके बारे में सोचते हैं कि जैसे अभी कोई किसी महिला के साथ अत्याचार हुआ या और भी कोई घटना है, किसी गरीब के साथ कोई शोषण होता है, तो मन को वो व्यथित करती है। फिर हम उसको सोचते हैं, सोच के भाव उत्पन्न होते हैं, तब फिर हम चुनते हैं कि भाई किस छंद में ये अधिक अच्छी तरह से हम इसे अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो फिर हमारे छंदों पर वो मात्रा भार की सारी रसाकसी शुरू होती है। मूलतः तो अंतस के भाव हैं, वो ही हमें लिखने को प्रेरित करते हैं। आज के हिंदी साहित्य के जिस दौर से गुजर रहा है, सोशल मीडिया है, हिंदी साहित्य के लिए वरदान है या फिर ये इसकी गंभीरता के लिए चुनौती बन रहा है? आज का साहित्य का जो दौर है वह लेखन की गंभीरता के साथ साथ छोटी छोटी रचनाओं और कविताओं पर, लघु कथाओं पर ज्यादा जोर देने वाला है। उसमें तर्क यह दिया जाता है कि भागती दौड़ती जिंदगी में सबके पास समय कम है, तो हमें भी, हम जब कहीं सपने बेचते हैं तो संपादक जी कहते हैं छोटी कविता भेजो और लघु कथा भेजो, कहानी भी छोटी भेजो, क्योंकि इतना समय नहीं है किसी के पास। तो जब वो ऐसा कहते हैं तो हम लिखते हैं। मैंने क्षणिकाओं पर भी लिखी है। क्षणिका पर एक विधा है साहित्य की, छोटी छोटी सी 4 से 6 लाइनों में, वो भी मैंने लिखी है। अब मेरी बुक उसमें भी पब्लिश होने गई है क्षणिका। लघु कथा भी मैंने लिखी है कि वक्त की कमी है, यह तर्क देते हैं। हम जैसा कहते हैं हम लिखते हैं, और हम उस चीज को एंजॉय भी करते हैं कि वो बहुत जल्दी लिखी जाती है। और फिर उसमें जब हम दूसरों की पढ़ते हैं कि गहन गंभीर भाव भी है, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन एक बात है समय की कमी का,
आजकल की युवा पीढ़ी, चाहे महिलाएं, चाहे बच्चे, चाहे बूढ़े, घंटों रीलों को बनाने में और रीलों को देखने में लगाते हैं। अगर वीडियो वो समाज उपयोगी है, प्रेरक है, ज्ञानवर्धक है, तब तक तो ठीक है। कई जगह तो ऐसा बेहुदा लगता है, फुहड़ता हो गई है। महिलाएं ऐसे नाचती, उम्र दराज महिलाएं जो भोंडे नृत्य करती है, क्षमा कीजिएगा, मैं नारी शक्ति को, स्त्री विमर्श को फॉलो करती हूँ, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे भोंडे नृत्य करती है, ऐसे हाव भाव, रील का इतना जुनून हो गया, वो देखकर हम चकित हैं कि किताबें पढ़ने को टाइम नहीं, कौन पढ़े, बड़ी कविता का टाइम नहीं, रील का एक ऐसा जादू आ गया है, नशा है, विषैला नशा है जो छा रहा है सब पर। तो इससे डोपामाइन जो रिलीज होता है, इससे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि तुरंत में जब आपको मनोरंजन चाहिए तो धैर्य ही नहीं बचा है कि बड़ी रचनाओं को पढ़े, उनकी गहराई को जाने और उसके जो मूल भाव है उसको अंतस्थ करें, उससे कुछ सीखें। वो जो मनोवृत्ति धीरे धीरे जो कम होती जा रही है, और मेरी नज़र में तो यह एक धीरे धीरे आने वाली बड़ी समस्या का रूप ले लेगी। इसके मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं, दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं कि आजकल के तो समय नहीं है, हर चीज़ में जल्दबाजी। क्यों भाई, समय है, आप शांति से आराम से पढ़ो करो, लेकिन नहीं, ये जो रील की संस्कृति जो सोशल मीडिया को है, ये आज के युवाओं को और जो आज से बड़ी उम्र के लोगों उनको भी बहुत दिग्भ्रमित कर रही है, और उनके मानसिक और भावनात्मक स्तर को भी ये थोड़ा प्रभावित कर रही है। बिल्कुल। तो साहित्य का दौर तो अच्छा चल रहा है, नई नई विधाएं हैं, हम भी नई विधाएं देखते हैं, सीखते हैं। गद्य शैली की कविता भी हो गई, तो वो कहते हैं कि जो सीनियर वरिष्ठ जन है कि कविता गद्य शैली की कविता ही नहीं है, कि उसमें लय नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर हम ये भी देखते हैं, तो वो बात सही है कि जिस कविता में लय नहीं, यति गति नहीं, जिसमें राग नहीं, तो वो कविता वरिष्ठ जन के हिसाब से एकदम हम उसे परफेक्ट नहीं कह सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर आजकल ऐसी बाढ़ आई हुई है। तो एक तरफ से अगर सीमित प्रयोग किया जाए तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा है कि हम घर बैठे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, हमें भी अभिव्यक्ति का मंच मिलता है। वो कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्ज्यते। हमारे युवा दर्शकों को और युवा पीढ़ी को इस संदर्भ में आप क्या संदेश देना चाहती हैं? ना केवल बच्चों के, बल्कि महिलाओं, बड़ों और बुजुर्गों के हाथों से अब किताब लुप्त होती जा रही है। किताब की जगह मोबाइल ने ले ली है, क्योंकि मोबाइल ज्ञान का, मनोरंजन का भंडार है, इसकी उपयोगिता से हम सब वाकिफ हैं। लेकिन अगर गहराई से सोचें तो किताबें जो असर मन पर छोड़ती है, वो मोबाइल और सोशल मीडिया पर उतना उपयोगी नहीं हो रहा है। बच्चों के पढ़ने की रीडिंग हैबिट है वो कम होती जा रही है, बहुत कम हो गई। हम क्लासें लेते हैं, जैसे मैं लेक्चरर भी बीएड कॉलेज में भी रही, तो बच्चे कहते हैं कि मैम आप है ना इसका वीडियो बना दो, इसकी पीडीएफ भेज दो, हम पढ़ लेंगे। और हम वीडियो से, हम इसमें इतने सारे यूट्यूब में आए हुए हैं, हम उसमें से देख लेंगे, तब हमें बड़ा ठगा सा महसूस होता है। कितना ही सोशल मीडिया हो, कितनी ही ऑनलाइन क्लास हो, एक शिक्षक जिस शिद्दत से, जिस स्नेह से, जिस भाव और लगन से अपने बच्चों को पढ़ाता है और किताबों से जो मिलता है, उसकी जगह मोबाइल और यूट्यूब के चैनल और यूट्यूब के वीडियो नहीं ले सकते हैं। हम टीचर बार बार आपको टोकेंगे, आपको शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाएंगे, बार बार आपको मोटिवेट करेंगे, आपकी कमियों को बताएंगे। यूट्यूब का वीडियो आपको आपकी कमियां बताने आपके घर नहीं आएगा। हम टीचर हैं, हम बताएंगे, और जो सुधार होता है तो हम आपको उसके लिए आपको है ना प्रोत्साहन भी करेंगे और आपकी प्रशंसा भी करेंगे, और आपको डांट भी पड़ेगी और सही तरह से गाइडेंस करेंगे। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे बाल बच्चेदार हो गए, बड़े हो गए, वो आज भी मिलते हैं, याद करते हैं। तो हम अपने बच्चों को दिल से चाहते हैं, अपने बच्चों समान। तो जब बोर्ड का एग्जाम होता, मैंने बोर्ड को पढ़ाया तो मैं प्रे करती सिर्फ अपने परिवार और अपने बेटों के लिए नहीं, उन सब बच्चों के लिए जो 10th और 12th बोर्ड के, कि हे प्रभु उन बच्चों का एग्जाम अच्छा करना। एक एक बच्चे का नाम लिख के उसके लिए प्रे करती। क्या आपका यूट्यूब और आपके चैनल जो प्रोफेशनल है, व्यावसायिक, क्या वो आपके लिए दुआ कर सकते हैं? क्या एक टीचर जैसे कि हम जैसे कोई है, सच्चे दिल से पढ़ाने वाले, आपके लिए प्रे करने वाले, माता पिता के बाद गुरुजन है, क्या वो उसकी बराबरी कर सकते हैं? नहीं। तो मोबाइल अपनी जगह है, बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया भी अच्छा है, नो डाउट ज्ञान का भंडार है, लेकिन अगर एक सच्चा अध्यापक और व्याख्याता पढ़ा रहा है तो उसकी बराबरी दुनिया का कोई मोबाइल नहीं कर सकता।
अगले राउंड में पहुंचे हुए हैं, जी जी जिसका नाम है मैडम फायर राउंड। इसमें बिना सोचे हुए, बिना अपने दिमाग पे जोर दिए हुए जी संक्षिप्त में जवाब देना है, जी और जो पहले कॉल में आपका जवाब आ जाए उस पर ज़्यादा विचार नहीं करना है। जी तो तैयार हैं आप मैडम? जी बिल्कुल। एक शब्द में नीलम जी की पहचान। छंद साधना। छंद या मुक्त छंद? छंद। अब ये सवाल बचा नहीं, लेकिन पूछ लेता हूँ, किताब या मोबाइल? किताब। लिखना कब पसंद करते हैं, सुबह की चाय के साथ या देर रात देर रात। एकांत में? जी देर रात एकांत में। मंच पर कविता सुनाना या एकांत में लिखना? जी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले हम एकांत में लिखते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, गाते हैं, फिर अगर हम कवि सम्मेलन में और मंच पर उसको सुनाते हैं तो वो हमें ज़्यादा संतुष्टिदायक लगता बिल्कुल। है। आपका सबसे प्रिय शब्द? आशावाद, आशावादिता सबसे प्रिय शब्द है मेरा। यदि साहित्य न होता तो आप क्या होते? यदि साहित्य न होता तो अच्छी आदर्श शिक्षिका बनती मैं, जो बनूंगी, और अभी काफी कुछ मुझे सीखकर बच्चों को सिखाना है। एक बात कहूँ, आप हंसेंगे नहीं, बचपन से ही साध्वी रितंबरा और बहुत सारे अभी भी हाल ही में बहुत सारे ऐसे गुरु संत हुए, तो मेरे मन में भी है कि इतना पुराणों का, अध्यात्म का ज्ञान अर्जित करूं, शायद मैं वो बनूं, या अभी भी मेरी इच्छा है। क्योंकि मैंने वेद, उपनिषद, पुराण बहुत सारे पढ़े हैं, चारों वेद पढ़े हैं, और मैंने ज्योतिष का कोर्स भी किया है। 10 साल पहले ज्योतिष का मैंने उसका सर्टिफिकेट भी है, और मैंने 10 साल से ज़्यादा निःशुल्क ज्योतिष ज्ञान लोगों में बांटा है, और जन्मपत्री वगैरह देखी भी है। तो अगर मैं साहित्य साधिका नहीं होती तो धर्म गुरु बनना चाहती, या फिर ज्योतिष में और अच्छा करती, समाज सेवा करती। यही मेरा सपना है, जो अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी बाकी है। तो हमारी तरफ से और कविवाणी की तरफ से भी आपकी अग्रिम शुभकामना रहेगी मैडम। जी जी बिल्कुल। जो आप अपने अगले लक्ष्य को भी जरूर प्राप्त करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कविवाणी को अपना बहुमूल्य समय दिया। अलग अलग विधाओं में अलग अलग जो आपकी रचनाएं हैं, साथ में आपकी समझ है, अच्छी शिक्षा है, अच्छे वेदों के ज्ञाता भी हैं, तो ज्योतिष शास्त्र भी किए हुए हैं। इतने बहुमुखी प्रतिभा के धनी के समक्ष बैठ करके इतना बात करना हमको तो अच्छा ही लगा। साथ ही हमारे कविवाणी के जो दर्शक हैं वो जरूर आपसे लाभान्वित हुए होंगे। समय देने के लिए मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैंने कविवाणी के कई वीडियो देखे हैं, और सबको देख के मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ कि हम सबको एक नया मंच प्रदान करके एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। आज मैं यहाँ आई और मैंने अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में आपको बताया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने मेरे कार्य का ही मूल्यांकन किया कि मेरी यात्रा अभी कहाँ तक गई है, और मुझे और कितना अधिक काम करना है। तो एक गृहिणी होने के नाते, एक महिला की बहुत सारे हम क्षेत्र में उलझे हुए हैं, तो आज जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो सुलझे हुए जाऊँगी। तो आपका बहुत बहुत आभार कि हम उलझे हुए कभी यहाँ साहित्यकार आते हैं और आप हमें सुलझने का काम देते हैं कि हमने क्या किया और अधिक हमें क्या क्या करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।